चलिए कंटिन्यू करते हैं कंप्यूटर प्लानर को। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। वर्तमान समय में पैरेलल कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम एक उभरता हुआ प्रौद्योगिकी है। यह कंप्यूटर सिस्टम की कंप्यूटेशनल गति को बढ़ाने के लिए एक साथ डेटा प्रोसेसिंग कार्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G का अर्थ है जनरेशन। कह रहा है कि इसमें लेज़र तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेज़र तकनीक का प्रयोग ये माइक्रोवेव ओवन में नहीं होता है। बाकी बार कोड रीडिंग में और लेज़र तकनीक का प्रयोग होता है, कटिंग और ड्रिलिंग में भी होता है और फिजियोथेरेपी में भी होता है। माइक्रोवेव ओवन में लेज़र तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेज़र तकनीक का प्रयोग किया जाता है बार कोड रीडिंग में और कटिंग और ड्रिलिंग में, फिजियोथेरेपी में। अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं। वो पैटर्न कहे जाते हैं क्या? वो बिग डाटा है, विशाल डाटा है। मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है। क्लाउड फाइल साझाकरण, जिसे क्लाउड आधारित फाइल साझाकरण या ऑनलाइन फाइल साझाकरण भी कहा जाता है, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें यूज़र को सर्वर पर स्टोरेज स्पेस आवंटित किया जाता है। क्लाउड फाइल साझाकरण, जिसे क्लाउड आधारित फाइल साझाकरण या ऑनलाइन फाइल साझाकरण भी कहा जाता है, यह एक ऐसा प्रणाली है जिसमें यूज़र को सर्वर पर स्टोरेज स्पेस आवंटित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है? मदरबोर्ड बैटरी विफल हो गई। इसमें हार्डवेयर सेटिंग वर्तमान दिनांक समय सहित डिफ़ॉल्ट मानों पर वापस लौटे, मतलब ये सही समय नहीं दिखाया गया सब। एक ग्रीन पीसी क्या है? इसमें ग्रीन पीसी है छूट गया क्वेश्चन। अच्छा हाँ, यहाँ से 22। एक ग्रीन पीसी क्या है? एक ग्रीन पीसी है किसी भी अन्य कार्यालय उपकरण की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है। ग्रीन पीसी क्या है? ग्रीन पीसी किसी भी अन्य कार्यालय उपकरण की तुलना में कम ऊर्जा उपयोग करता है। ग्रीन नाम ही है तो। ग्रीन पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे ऊर्जा बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कम बिजली की खपत और कंप्यूटर पावर प्रबंधन क्षमताएं हैं। ग्रीन पीसी आमतौर पर अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में कम गर्मी उत्पन्न करता है।
थ्रेड कौन सा सही है इसमें? इसमें थ्रेड जो है ना, थ्रेड ये सीपीयू से संबंधित है। थ्रेड क्या है? सीपीयू से संबंधित है। और वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो है ये मेमोरी से संबंधित है। वर्चुअल एड्रेस स्पेस मेमोरी से संबंधित है। और फाइल सिस्टम जो है ये डिस्क से संबंधित है। फाइल सिस्टम डिस्क से संबंधित है। फाइल सिस्टम और सिग्नल इंटरप्ट से संबंधित है। सिग्नल इंटरप्ट से संबंधित, ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल सी ने पूछा था, शायद यहीं से उठाया था आरपीएस से लेक्चरर में। थ्रेड को सीपीयू द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और वर्चुअल एड्रेस स्पेस वर्चुअल मेमोरी एड्रेस का एक सेट है। वर्चुअल एड्रेस स्पेस यह वर्चुअल मेमोरी एड्रेस का एक सेट है जिसे एक प्रक्रिया उपयोग कर सकती है। मेमोरी मैनेजमेंट से जुड़ी है। वर्चुअल एड्रेस जो है ना, मेमोरी मैनेजमेंट से जुड़ी है। फाइल सिस्टम का उपयोग डिस्क प्रबंधन के लिए किया जाता है। फाइल सिस्टम का प्रयोग डिस्क प्रबंधन के लिए किया जाता है। फाइल सिस्टम का उपयोग ना डिस्क प्रबंधन के लिए किया जाता है। फाइल सिस्टम का प्रयोग। और इंटरप्ट एक प्रकार का संकेत है। इंटरप्ट जो है ना एक प्रकार का संकेत है। इंटरप्ट एक प्रकार का संकेत है, सिग्नल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी था यूपी ट्रिपल एस में। थ्रेड को सीपीयू द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित में दो सेटों के लिए क्या है इसमें, जैसे कि कंपाइलर जो है ना लैंग्वेज को प्रोसेस करता है। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर जो है ये भाषा संसाधक है। कंपाइलर लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, भाषा संसाधक है। और दूसरा का डी है फंक्शन जो है ना, वैल्यू द्वारा कॉल बाय वैल्यू, मतलब फंक्शन को हम वैल्यू द्वारा कॉल कर सकते हैं। और इसमें तीसरा का बी हो जाएगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक्सटेंडेड मशीन है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक्सटेंडेड मशीन है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एक्सटेंडेड मशीन है। पेजिंग का प्रयोग IRU के लिए है। पेजिंग का प्रयोग ना IRU के लिए है। पेजिंग का प्रयोग IRU के लिए है। पेजिंग का प्रयोग IRU के लिए है। पेजिंग का प्रयोग IRU के लिए किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सटेंडेड मशीन है। फंक्शन को हम वैल्यू द्वारा कॉल कर सकते हैं और कंपाइलर लैंग्वेज को प्रोसेस करता है। डेडिकेटेड कंप्यूटर एक समर्पित कंप्यूटर है।
एक सौंपा गया है जो केवल एक ही कार्य करता है। डेडिकेटेड है तो केवल एक ही कार्य तो करेगा। USB 2.0 तकनीकी का रॉ थ्रूपुट क्या है? USB 2.0 तकनीकी का रॉ थ्रूपुट क्या है? रॉ थ्रूपुट 480 Mbps का है। USB 2.0 तकनीकी का रॉ थ्रूपुट क्या है? रॉ थ्रूपुट 480 Mbps का है। USB 2.0 तकनीक का रॉ थ्रूपुट क्या है? 480 Mbps का है। USB तकनीक का रॉ थ्रूपुट या अधिकतम डेटा ट्रांसफ़र दर 480 Mbps है, क्योंकि USB 2.0 को हाई स्पीड USB भी कहा जाता है और यह 2000 में पेश किया गया है। एक बार देख लेते हैं फिर से। USB 2.0 तकनीकी का रॉ थ्रूपुट या अधिकतम डेटा ट्रांसफ़र दर 480 Mbps है, क्योंकि USB 2.0 को हार्ड स्पीड USB भी कहा जाता है और यह 2000 में पेश किया गया था। SATA इज़ द एब्रीविएशन ऑफ SATA का फुल फॉर्म जो है ना, SATA का फुल फॉर्म क्या है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SATA का संक्षिप्त रूप है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है। SATA सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है। SATA सीरियल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है। SATA क्या है? सीरियल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है। SATA का पूरा नाम सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है, जिसे सीरियल आटा भी कहा जाता है। SATA का पूरा नाम सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है, जिससे सीरियल आटा भी कहा जाता है। सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SATA का पूरा नाम सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है, जिसे सीरियल आटा भी कहा जाता है। कंप्यूटर के केंद्रीय सर्किट बोर्ड और भंडारण उपकरण के बीच डेटा स्थानांतरित करने के लिए एक इंटरफेस है। कंप्यूटर के केंद्रीय सर्किट बोर्ड और भंडारण उपकरणों के बीच डेटा स्थानांतरित करने के लिए एक इंटरफेस है। SATA का पूरा नाम सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है, जिसे सीरियल आटा भी कहा जाता है और कंप्यूटर के केंद्रीय SATA का पूरा नाम सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है, जिसे सीरियल आटा भी कहा जाता है। कंप्यूटर के केंद्रीय सर्किट बोर्ड और भंडारण उपकरण के बीच डेटा स्थानांतरित करने के लिए एक इंटरफेस है। भारतीय संसद ने सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक पारित किया, जिसे वर्ष में कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप डेटा और सूचना के उपयोग को नियंत्रित करने वाला मात्र कानून माना जाता है। ये है 2000 में आया था ये कानून।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में आया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में डेटा और सूचना के उपयोग को विनियमित करने वाला भारत का एकमात्र कानून है। निम्नलिखित में से कौन DDA शब्द का सही पूर्ण रूप है? कौन DDA शब्द का सही पूर्ण रूप है? डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर डिस्प्ले डिजिटल एनालाइजर। निम्नलिखित में से कौन DDA शब्द का सही पूर्ण रूप है? DDA शब्द का सही पूर्ण रूप है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर है DDA। DDA डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर है। डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। DDA का सही पूर्ण रूप है कि यह एक एल्गोरिदम है जिसका उपयोग कंप्यूटर ग्राफिक्स में रेखा बनाने के लिए किया जाता है। DDA एल्गोरिदम पिक्सल के बीच अंतर की गणना कर रेखा को क्रमिक रूप से प्लॉट करता है तथा बीच इसका फुल फॉर्म डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर है। द टर्म STBR स्टैंड फॉर STBR शब्द का अर्थ है STBR शब्द का अर्थ है सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर। STBR का फुल फॉर्म क्या है? STBR का फुल फॉर्म है सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर। STBR का पूरा नाम सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर है। STBR का पूरा नाम क्या है? सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर है। STBR मेमोरी में सेगमेंट टेबल के स्थान की ओर इशारा करता है। सेगमेंट टेबल का प्रोग्राम द्वारा उपयोग किए जाने वाले सेगमेंट की संख्या को इंगित करता है। IPC शब्द संक्षिप्त रूप है। IPC शब्द संक्षिप्त रूप है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। IPC शब्द संक्षिप्त रूप है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। IPC का पूरा नाम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है। IPC एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जो प्रक्रियाओं को एक दूसरे के साथ संवाद करने और उनके कार्यों को सिंक्रोनाइज करने की अनुमति देता है। इन प्रक्रियाओं के बीच संचार को उनके बीच सहयोग की एक विधि के रूप में देखा जा सकता है। IPC का पूरा नाम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है। IPC पूरा नाम
इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है। आईपीसी एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जो प्रक्रियाओं को एक दूसरे के साथ संवाद करने और उनके कार्यों को सिंक्रोनाइज करने की अनुमति देता है। इन प्रक्रियाओं के बीच संचार को उनके बीच सहयोग की एक विधि के रूप में देखा जा सकता है। कौन सा नोवेल नेटवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम केवल नेटवर्क ड्राइव से हटाई गई फाइलों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है? कौन सा नोवेल नेटवर्क यूटिलिटी प्रोग्राम केवल नेटवर्क ड्राइव से हटाई गई फाइलों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है? तो साल्वेज यूटिलिटी OES साल्वेज यूटिलिटी OES फाइल सिस्टम से हटाई गई फाइलों और निर्देशिकाओं को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है। कौन सा नोवेल नेटवर्क यूटिलिटी प्रोग्राम नेटवर्क ड्राइव से हटाई गई फाइलों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है? साल्वेज यूटिलिटी OES फाइल सिस्टम से हटाई गई फाइलों और निर्देशिकाओं को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है। और फ्लिन ने कंप्यूटर को कितनी श्रेणियों का वर्णन किया है? फ्लिन ने कंप्यूटरों को कितनी श्रेणियों का वर्णन किया है? फ्लिन ने कंप्यूटरों की श्रेणियों का वर्णन किया है 4। फ्लिन ने कंप्यूटरों की 4 प्रमुख श्रेणियों का वर्णन किया है। तो पहला है सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम SIST, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, MISD, MIMD, SIMD, SIST। फ्लिन ने कंप्यूटर को कितने समूह में बांटा था? 4 समूह में बांटा था। SIST, SIMD, SIST, MIMD। निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है और डिस्क की डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है? डिवाइस ड्राइवर वह प्रोग्राम है जो उपकरणों को विनियमित करने के लिए CPU के साथ समन्वय करता है। रजिस्टर, कैशे और मेन मेमोरी सीधे CPU से जुड़े होते हैं, जो केवल दिए गए विकल्पों में से डिस्क के लिए डिवाइस ड्राइव की आवश्यकता होती है। डिवाइस ड्राइव वह प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को विनियमित करने के लिए CPU के साथ समन्वय करता है। रजिस्टर, कैशे और मेन मेमोरी सीधे CPU से जुड़े होते हैं। तो केवल दिए गए विकल्पों में से डिस्क के लिए डिवाइस ड्राइव की आवश्यकता होती है। हवाई विश्वविद्यालय में नॉर्मन अब्राहमसन ने खोजा अलोहा। हवाई विश्वविद्यालय में नॉर्मन अब्राहमसन ने खोजा क्या? अलोहा। नॉर्मन मैनुअल अब्राहमसन एक अमेरिकी इंजीनियर और कंप्यूटर इंजीनियर थे जिन्हें वायरलेस कंप्यूटर संचार के लिए अलोहा नेट सिस्टम विकसित करने के लिए जाना जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट से संबंधित है? प्रोलॉग लैंग्वेज एआई डेवलपमेंट से संबंधित है। प्रोलॉग लैंग्वेज ना एआई से संबंधित है। प्रोलॉग एक तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान के लिए किया जाता है। इसके अनुप्रयोग में प्राकृतिक भाषा की समझ और विशेषज्ञ प्रणाली जैसे मशीन शामिल हैं। प्रोलॉग एक तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान के लिए किया जाता है। इसके अनुप्रयोगों में प्राकृतिक भाषा की समझ और विशेषज्ञ प्रणाली जैसे मशीन शामिल है। लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम क्या है? के नियरेस्ट नेबर। लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम है के नियरेस्ट नेबर। के नियरेस्ट नेबर को लेजी लर्निंग एल्गोरिदम भी कहा जाता है। के नियरेस्ट नेबर को लेजी लर्निंग एल्गोरिदम भी कहा जाता है क्योंकि जब हम इस एल्गोरिदम को प्रशिक्षण डेटा की आपूर्ति करते हैं तो एल्गोरिदम खुद को बिल्कुल भी शिक्षित नहीं करता है। के नियरेस्ट को लेजी लर्निंग एल्गोरिदम भी कहा जाता है क्योंकि जब हम इस एल्गोरिदम को प्रशिक्षित डेटा की आपूर्ति करते हैं तो एल्गोरिदम खुद को बिल्कुल भी प्रशिक्षित नहीं करता। हाँ, एनएलपी के संबंध में निम्नलिखित एनएलपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एनएलपी के संबंध में सही नहीं है तो इसमें कह रहा है कि एनएलपी प्रत्याशित है। ओ माय गॉड, ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन यूपी SSSC में। यूपी SSSC के कई क्वेश्चन यहाँ से रिपीट किए हैं, मतलब वो कट कॉपी पेस्ट ही कर रहा है। एनएलपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही नहीं है? एनएलपी प्रत्याशित है? नहीं, एनएलपी प्रत्याशित नहीं है, अप्रत्याशित है एनएलपी। यही सही नहीं, बाकी सही है। एनएलपी को अधिक की स्टॉक की आवश्यकता हो सकती है, सही है। यह बहुत समय कुशल है, सही है। एएलपी कंप्यूटरों को उनकी भाषाओं में मनुष्य के साथ संवाद करने में मदद करता है, सही। एनएलपी कंप्यूटरों को उनकी भाषाओं में मनुष्य के साथ संवाद करने में मदद करता है, सही है। ये APSC पॉलिटेक्निक लेक्चर में पूछा था। एनएलपी का मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। एनएलपी का मतलब ना नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। इस तकनीक का उपयोग मशीनों द्वारा मानव की भाषाओं को समझने, विश्लेषण करने, हेरफेर करने और व्याख्या करने के लिए किया जाता है। एनएलपी कंप्यूटरों को मनुष्यों के साथ उनकी भाषाओं में संवाद करने में मदद करता है। एनएलपी कंप्यूटरों को मनुष्यों के साथ उनकी भाषाओं में संवाद करने में मदद करता है। यह बहुत समय कुशल है। एनएलपी को अधिक की स्टॉक की आवश्यकता हो सकती है। एनएलपी अप्रत्याशित है। 2-3 क्वेश्चन तो अभी मिल गया जो यूपी SSSC में पूछा गया था, यहीं से पूछा गया था। निम्नलिखित में से लिस्प का सही फुल फॉर्म है। लिस्प का सही फुल फॉर्म क्या है? लिस्ट प्रोसेसिंग, ये भी पूछा था। कुल मिला के ये समझ लीजिए कि यहीं से कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ऐसा। लिस्प का फुल फॉर्म लिस्ट प्रोसेसिंग है। इसका विकास 1959 में जैन मैकार्थी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग के लिए किया गया था।
यह एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका उपयोग गैर सांख्यिकीय डाटा के प्रोसेसिंग में किया जाता है। लिस्प का फुल फॉर्म लिस्ट प्रोसेसिंग है। इसका विकास 1967 में जॉन मैकार्थी द्वारा किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोग के लिए किया गया था। यह एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जिसका उपयोग गैर सांख्यिकीय डाटा के प्रोसेसिंग में किया जाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम है, उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम है, उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने, समस्या को हल करने में सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्न में से कौन सा एजेंट उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है? उच्च गुणवत्ता का प्रयोग कौन करता है? लक्ष्य आधारित एजेंट नहीं। सिंगल सिंपलेक्स एजेंट्स नहीं, यूटिलिटी आधारित एजेंट। यूटिलिटी आधारित एजेंट जो है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजेंट का उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है। यूटिलिटी आधारित एजेंट कई विकल्प में से सर्वोत्तम विकल्प चुनने में मदद करता है। यूटिलिटी आधारित एजेंट कई विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प चुनने में मदद करता है। ये एजेंट एक उच्च उपयोगिता फंक्शन बनाए रखते हैं जिसे एजेंट बाहरी प्रदर्शन माप के आधार पर अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से किसे लिस्प के आविष्कार के रूप में जाना जाए? जॉन मैकार्थी। वही जॉन मैकार्थी ने 1959 में किया था। लिस्प जॉन मैकार्थी ने इसका आविष्कार किया था। इसका विकास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग के लिए किया गया था। यह फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग गैर सांख्यिकीय डाटा के प्रोसेसिंग में किया जाता है। यह लैंग्वेज मशीन पर निर्भर नहीं है। अच्छा, लिस्प जो है ना, लैंग्वेज मशीन पर निर्भर नहीं है। यह फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग गैर सांख्यिकीय डाटा के प्रोसेसिंग में किया जाता है। यह लैंग्वेज मशीन पर निर्भर नहीं है। लिस्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह मशीन पर निर्भर है। यह मशीन पर निर्भर है। लिस्प जो है मशीन पर निर्भर है। सत्य नहीं है ये। लिस्प मशीन पर निर्भर नहीं है। यह अव्यक्ति आधारित है। यह एक सुविधाजनक मैक्रो सिस्टम प्रदान करता है। यह उच्च स्तरीय डिबगिंग प्रदान करता है। लिस्प एक कंप्यूटर भाषा है जिसमें अभिव्यक्ति और फंक्शन के आधार पर सुविधाजनक मैक्रो सिस्टम और उच्च स्तरीय डिबगिंग प्रदान करता है। यह मशीनों पर निर्भर नहीं रहता है। प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? .pl है। प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? .pl है। प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन .pl। निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग का निःशुल्क कार्यान्वयन है? SWI प्रोलॉग। ये प्रोलॉग का निःशुल्क कार्यान्वयन है।
कौन प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग का निःशुल्क कार्यान्वयन है? SWI प्रोलॉग। SWI प्रोलॉग प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग का एक मुफ्त कार्यान्वयन है जो आमतौर पर शिक्षण और सेगमेंटिक वेब अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। NLP में कोरेफरेंस रेजोल्यूशन को परिभाषित किया गया है। एक टेक्स्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने वाले सभी व्यक्तियों को खोजने का कार्य। NLP में कोरेफरेंस रेजोल्यूशन को परिभाषित किया गया है। NLP में कोरेफरेंस रेजोल्यूशन को परिभाषित किया गया है। कोरेफरेंस एक टेक्स्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने वाले सही अभिव्यक्तियों को खोजने का कार्य है। कोहेरेंस रेजोल्यूशन को परिभाषित किया गया है। एक टेक्स्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने वाले सभी व्यक्तियों को खोजने का कार्य है। NLP में कोहेरेंस रेजोल्यूशन एक टेक्स्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने वाले सभी अभिव्यक्तियों को खोजने का कार्य करता है। यह बहुत से उच्च स्तरीय NLP कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें प्राकृतिक भाषा की समझ शामिल है, जैसे दस्तावेज, सारांश, प्रश्न उत्तर और सूचना निष्कर्षण। NLP में कोरेफरेंस रेजोल्यूशन एक टेक्स्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने वाले सभी अभिव्यक्तियों को खोजने का कार्य करता है। यह एक बहुत से उच्च स्तरीय NLP कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें प्राकृतिक भाषा की समझ शामिल है, जैसे दस्तावेज, सारांश, प्रश्न उत्तर और सूचना निष्कर्षण। मशीन लर्निंग के संदर्भ में कर्व का सही फुल फॉर्म है। मशीन लर्निंग में कर्व का सही फुल फॉर्म है रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये वाला सही है, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये सही है कि रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व ROC कर्व एक ग्राफिकल प्लॉट है जो बाइनरी क्लासिफायर सिस्टम की दैनिक क्षमता को दिखाता है, क्योंकि इसकी भेदभाव सीमा विविध है। रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व एक ग्राफिकल प्लॉट है जो बाइनरी क्लासिफायर सिस्टम की दैनिक क्षमता को दिखाता है, क्योंकि इसकी भेदभाव सीमा विविध है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुपयोगी
तो ये जो रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है ROC, एक ग्राफिकल प्लॉट है जो बाइनरी क्लासिफायर सिस्टम की दैनिक क्षमता को दिखाता है, क्योंकि इसकी भेदभाव सीमा विविध है। कौन सी अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है? कौन सी अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है? क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग जो है ना, कौन सी अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है? कौन सी अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है? क्या है? क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग एक अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। यह एल्गोरिदम डेटा सेट में बिना किसी लेबल के एक पैटर्न खोजने की कोशिश करता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है? क्लस्टरिंग जो है ना, ये अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। क्लस्टरिंग एक अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम डेटा सेट में बिना किसी लेबल के एक पैटर्न खोजने की कोशिश करता है। मतलब ये ना अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग कह रहा है। अनुपयोगी मशीन मतलब अनसुपरवाइज्ड, और जो अनसुपरवाइज्ड है वो क्लस्टरिंग, क्योंकि क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज्ड का एक प्रकार है। क्लस्टरिंग एक अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। यह एल्गोरिदम डेटा सेट में बिना किसी लेबल के एक पैटर्न खोजने की कोशिश करता है। क्लस्टरिंग क्या है ना, ये जो अनसुपरवाइज्ड अनुपयोगी मशीन है, इसका एक प्रकार है। रिग्रेशन तकनीक का मशीन लर्निंग में क्या उद्देश्य है? रिग्रेशन तकनीक का मशीन लर्निंग में, रिग्रेशन तकनीक का मशीन लर्निंग में क्या उपयोग है कि भविष्यवाणी करता है। यह रिग्रेशन तकनीक का मशीन लर्निंग में क्या उद्देश्य है? ये क्या करता है ना, भविष्यवाणी करता है। रिग्रेशन स्वतंत्र चर या विशेषताओं और एक आश्रित चर या परिणाम के बीच संबंधों की जांच के लिए तकनीकी है। इसका उपयोग मशीन लर्निंग में भविष्य कहने वाला मॉडलिंग के लिए एक विविध रूप में किया जाता है, जिसमें निरंतर परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए एक एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। किसी दी गई वर्तमान स्थिति और एक इनपुट प्रतीक के लिए यदि कोई ऑटोमेटन केवल एक स्टेट में जा सकता है तो वह है ये डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटन। फॉर गिविंग करंट स्टेट एंड इनपुट सिंबल इन ऑटोमेटेशन कैन ओनली जंप ऑन वन एंड ओनली ऑन स्टेट देन इट इज। कि वर्तमान स्थिति और एक इनपुट प्रतीक के लिए यदि कोई ऑटोमेटन केवल एक स्टेट में जा सकता है तो वो क्या है? डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटन ये है। डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटन ऑटोमेटा सिद्धांत की एक अवधारणा है जिसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में संक्रमण का परिणाम इनपुट द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक सामान्य डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटन एक डिटर्मिनिस्टिक परिमिति ऑटोमेटन है, जो एक परिमित स्टेट मशीन है जहां प्रत्येक जोड़ी स्टेट और इनपुट प्रतीक के लिए अगले स्टेट में एक और केवल एक संक्रमण होता है। डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटन ऑटोमेटा सिद्धांत की एक अवधारणा है जिसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में संक्रमण का परिणाम इनपुट द्वारा निर्धारित किया जाता है, और एक सामान्य डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटन एक डिटर्मिनिस्टिक परिमित ऑटोमेटन DFA है, जो एक परिमित स्टेट मशीन है जहां प्रत्येक जोड़ी स्टेट और इनपुट प्रतीक के लिए अगले स्टेट में एक और केवल संक्रमण होता है। एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता उसे कहते हैं सेमी ऑटोमेशन। एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता उसे कहते हैं सेमी ऑटोमेशन। एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? सेमी ऑटोमेशन कहते हैं।
एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? सेमी ऑटोमेशन। एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता है उसे एक सेमी ऑटोमेशन कहते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो मानव और मशीन दोनों की संयुक्त गतिविधियों द्वारा की जाती है, जिसमें मानव और मशीन दोनों चरणों को आमतौर पर एक केंद्रीकृत कंप्यूटर नियंत्रक द्वारा ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है। एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता उसे एक सेमी ऑटोमेशन कहते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो मानव और मशीन दोनों की संयुक्त गतिविधियों द्वारा की जाती है, जिसमें मानव मशीन दोनों चरणों को आमतौर पर एक केंद्रीकृत कंप्यूटर नियंत्रक द्वारा ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है। इनमें से कौन से संभाव्य स्वीकृति नहीं है? ओमेगा ऑटोमेशन एक संभाव्य स्वीकृति नहीं है। ओमेगा ऑटोमेशन संभाव्य स्वीकृति नहीं है। ओमेगा ऑटोमेशन परिमित ऑटोमेटा का एक रूपांतर है जो इनपुट के रूप में परिमित के बजाय अनंत पर चलता है। चूँकि ऑटोमेटा बंद नहीं होता, इसलिए इनके पास स्वीकार करने वाले स्टेट के एक सेट के बजाय कई तरह की स्वीकृति शर्तें होती हैं। बिल्कुल सही है।